स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। चंद्रवंश की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। इस भाग में हम देखेंगे ज्ञानचंद प्रथम तथा उनकी उपाधि के बारे में जानेंगे। ज्ञानचंद प्रथम का कार्यकाल 1365 से 1420 ईस्वी माना गया है, जबकि कुछ पुस्तकों में इनका कार्यकाल 1374 से 1418 भी माना गया है। अब देखिए कि जो कार्यकाल है अलग अलग किन लेखकों ने माना है। सबसे पहले अजय रावत जी की आप पुस्तक देखिए, आप परीक्षा वाणी या अनुराधा गोसाई की आप बुक पकड़ेंगे तो उसमें 1365 से 1420 ईस्वी इनका कार्यकाल माना है कि इस समय पर ये सिंहासन पर बैठे थे। जबकि घनश्याम जोशी जी की आप पुस्तक देखें तो उसमें 1374 से 1458 ईस्वी इनका समय पीरियड माना है। लेकिन जो चंद्रवंश में टोटल राजा हुए 62 राजाओं में इनका क्रम था 29वां क्रम। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछले हमने एग्जाम में देखा सुदर्शन शाह का क्रम पूछा गया था। तो जिस तरीके से अभी ट्रेंड है क्रम पूछने का, तो आपको इनके क्रम को याद करना पड़ेगा कि 62 राजाओं में किस राजा का क्रम कौन सा है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि ज्ञानचंद प्रथम सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक था। यह दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला व्यक्ति था या फिर पहला शासक था जो चंद्रवंश से दिल्ली दरबार में गया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि यह दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक से जाकर मिला था? तो इसका कोई तो कारण रहा होगा। देखिए, एक छोटे से डायग्राम को देखिए कि यह एक हमारे उत्तराखंड का सांकेतिक नक्शा है, जिसमें उत्तराखंड का पूर्वी जिला आपके सौर घाटी या फिर पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। यह सौर घाटी बम शासकों की देन मानी जाती है और बम शासक पश्चिमी नेपाल से आए मूल निवासी थे। तो यह सौर घाटी किसकी देन मानी जाती है? तो ये बम शासकों की देन मानी जाती है। इस समय पर ज्ञानचंद के समकालीन शासक थे विजय बम, जो पिथौरागढ़ में जिनका शासन हुआ करता था या राज्य था। इसके साथ लगती हुई सीमाएं आप मैप में देखिए तो आपके चंपावत की है। चंपावत जिसे हम काली कुमाऊं का क्षेत्र भी जानते के नाम से जानते थे। चंपावत ही इनकी राजधानी हुआ करती थी और चंपावत से लगे हुए कुछ क्षेत्र आपके नैनीताल या तराई भाबर के जो क्षेत्र हैं, इन तराई भाबर के क्षेत्रों पर कटेहर राजाओं के आक्रमण शुरू हो गए थे। कटेहर जो रोहिलखंड के मूल निवासी थे उन्हें कटेहर या रोहिला के नाम से भी जाना जाता है। तो रोहिला आक्रमण आरंभ हो गए थे। तो ये किसके समय पर आक्रमण आरंभ हो गए थे? ये आपके ज्ञानचंद प्रथम के समय पर शुरू हो गए थे। तो दोनों ओर से देखिए कि चंदों की जो राजधानी थी ये असुरक्षित थी। इसकी सहायता के लिए जो चंद शासक हैं दिल्ली के दरबार में फिरोज शाह तुगलक से मदद मांगने के लिए जाते हैं। और जो रोहिलाओं से दुश्मनी यहाँ दिल्ली के शासकों की भी थी, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है दिल्ली शासक ने ज्ञानचंद की मदद करना स्वीकार किया। जब ज्ञानचंद दिल्ली के दरबार में मिलने के लिए फिरोज शाह तुगलक से गए तो वो खूब सारा नजराना लेकर गया और इस नजराने से खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम था आपके गरुड़। इस गरुड़ उपाधि को ही ज्ञानचंद ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। तो राजकीय चिन्ह भी पेपरों में पूछ लिया जाता है कि आपके ज्ञानचंद का राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह था इसका गरुड़। इससे पहले के जितने भी चंद शासक हुए वे सब शिव के उपासक थे, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद विष्णु का उपासक था। विष्णु का। तो आप यहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि जो है इसका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। और पहले जो राजकीय चिन्ह निर्धारित हुआ था वो गाय था। ये बेसिक क्वेश्चन थे। इसके साथ ही ज्ञानचंद को हम सौर घाटी का विजेता भी कहते हैं। तो सौर घाटी का विजेता विजेता के संबंध में कुछ बातें हैं जो हमें
बताती है कि यह सौर घाटी का विजेता था। सबसे पहले इसके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए हैं। इनमें 3 अभिलेख मुख्य हैं। सबसे पहले एक आपके गोबासा का अभिलेख। गोबासा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है यह 1418 ईस्वी का है। इस अभिलेख में बताया गया है कि ज्ञानचंद ने कुंजोली गांव देव शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। तो ये कौन सा गांव इनको वृत्ति में दान के रूप में दिया था इन्होंने पंडित जी को? तो ये है आपके कुंजोली गांव। और जिनको ये दान दिया था उनका नाम था आपके देव शर्मा तिवारी। इस बात से भी पुष्ट होती है कि यह सौर घाटी का विजेता था, क्योंकि कोई भी राजा दूसरे के इलाके के गांव को अगर दान दे रहा है तो वह उस इलाके के राजा से शक्तिशाली है। अब दूसरी बात, एक आपके अभिलेख है जिसमें सेरा खड़कोटी का अभिलेख, सेरा खड़कोटी का ताम्रपत्र अभिलेख। इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि संयुक्त भूमि संकल्प के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। संयुक्त भूमि संकल्प। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र यह भी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें संयुक्त भूमि संकल्प का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया था कि एक संधि हुई थी राजा विजयबम व ज्ञानचंद प्रथम के मध्य कि दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे तथा एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा और महत्वपूर्ण आपके ताम्रपत्र मिला है यह है आपके मझेड़ा का ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र, इसमें ज्ञानचंद की उपाधि का वर्णन है। ज्ञानचंद को इसमें श्री राजा ब्रह्मा बताया गया है। तो यह मझेड़ा का जो ताम्रपत्र है यह भी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। ये तीनों जो ताम्रपत्र है सौर घाटी से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसे सौर क्षेत्र का या सौर का विजेता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं, अभी इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो जैसे इसके सेनापति, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत था। नीलू कठायत के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इसके दरबार में खास स्थान रखता था, जिसका नाम था जस्सा कमलेखी। जस्सा कमलेखी ज्ञानचंद का सलाहकार था। इन दो व्यक्तियों के आसपास ही इसकी बहुत सी राजनीति का जो है वर्णन मिलता है। आप कथाओं में भी अगर नीलू कठायत का नाम आता है तो जस्सा कमलेखी का भी नाम आता है। तो जस्सा कमलेखी, जो ये जस्सा कमलेखी था ये नीलू कठायत का सलाहकार था। और नीलू कठायत सेनापति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? ये नीलू कठायत था। देखिए, इसके सेनापति बनने की एक कहानी है कि जब 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से दोबारा से तराई व भावर के क्षेत्रों पे रोहिला आक्रमण शुरू हो गए थे। रोहिला आक्रमण जब शुरू हुए वो पहले के मुकाबले और तीव्र गति से हुए और उन्होंने राज्य का विनाश करना शुरू कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो राज्य में हलचल होना स्वाभाविक था। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा कि ऐसे किस व्यक्ति को भेजा जाए जो रोहिला आक्रमण को रोक सके। तो राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था नीलू कठायत। यह उस समय चंपावत में एक सिपाही के रूप में राजा की सेना में था। नीलू कठायत को बुलाया गया तथा उसके अनुसार एक सेना तैयार की गई। इस सेना ने जाकर रोहिला आक्रमण को रोका तथा उनका विनाश कर दिया। लेकिन कुछ जो यहाँ की दंत कथाएँ हैं उसमें बताया गया है कि 1398 में जब तैमूर लंका हरिद्वार में आक्रमण हुआ था तो कुछ जो सैनिक भाग गए थे उन्होंने तराई के क्षेत्रों में लूट मार मचानी शुरू की।
तो उन सैनिकों को कथाओं में यवन सैनिक कहा गया है। तो नीलू कठायत ने उन यवन सैनिकों का विनाश किया था, जिस बात से राजा खुश होकर राजा ने इसे एक पद दिया था, बक्सी का पद। तो बात जो भी रही हो, नीलू कठायत जो था इसका सेनापति था और बक्सी का पद हमने याद करना है। और इसकी वीरता से राजा ने इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन हम तराई आपके सीमावर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जब इसके किस्से सुनते हैं तो वहाँ वर्णन हमें कुमैया शेरपा का मिलता है। जब नीलू कठायत की प्रकृति हुई तो इससे जस्सा कमलेखी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था और उसने राजा को भड़काना शुरू किया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं नीलू कठायत को अपने रास्ते से हटा दूं, और राजा को कान भरने शुरू किए। बाद में राजा इसकी बातों में आ भी गया। ये कहानी बहुत लंबी है जो शायद हमारा समय ही वेस्ट करेगी। तो कहा जाता है कि राजा ने जस्सा कमलेखी की बातों में आकर नीलू कठायत के दोनों पुत्रों, जिनका नाम आपके सुजू और बीरू था, बीरो, जिसके आँखों को निकलवा दिया था। तो इन दोनों के आँख निकलवा के उन्हें कैद कर लिया था। बाद में नीलू कठायत ने जस्सा कमलेखी से बदला लेने के लिए इसकी हत्या कर दी और ज्ञानचंद को जिंदा छोड़ दिया था। तो यह कहानी है। आपको इसके मुख्य पॉइंट, इसके सेनापति को याद करना है गरुड़ ज्ञानचंद के, और उसके गरुड़ उपाधि के बारे में जानना है। इसके अतिरिक्त एक ज्ञानचंद के समय पर एक कर स्टार्ट हुआ था जिसको हम बजनिया कर भी कहते हैं। यह बजनिया कर नर्तकों को के लिए था। तो ये बजनिया कर के अंतर्गत होता ये था कि जो राज्य में नर्तक होते हैं, राजा अक्सर नाच गाने में मशगूल रहते हैं, तो उनकी सैलरी के लिए जनता से टैक्स लिया जाता था। उसे ही हम बजनिया कर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसके बाद अब राजा हुए, एक है हरिचंद। हरिचंद के बाद जो अगले राजा हुए हैं 31वें क्रम के, वो हैं आपके उद्यानचंद। उद्यानचंद ने बालेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यह बालेश्वर का जो मंदिर है वह आपके चंपावत में स्थित है का मंदिर। जो उद्यानचंद का जो समय काल है वो 1420 से 21 माना गया है, जबकि जो बालेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था यह आपके 1420 से शुरू हुआ था इनके समय से, और 1423 तक आपके विक्रमचंद के समय तक यह बनके तैयार हुआ था। कैसे पता चला कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण उद्यानचंद ने करवाया था? इसके लिए एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो आपके कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण का था, जो गुजरात से आया था। कुंज शर्मा तिवाड़ी का बालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। तो यह ताम्रपत्र अभिलेख आपके 1423 का है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि बालेश्वर मंदिर के निर्माण में कुंज शर्मा तिवाड़ी ने राजा उद्यानचंद की मदद की थी। अगले भाग में हम देखेंगे भारती चंद व अन्य महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। धन्यवाद।